नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नी टू एक्सपीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। इंडियन पॉलिटी की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी बेसिक फीचर्स क्या है, उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। और ये किसके संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं? ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कि भारतीय संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत एक सोवरेन राज्य है। इसे कहते हैं संप्रभु। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सोवरेन या फिर संप्रभु का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं है। वह अपनी जो भी नीतियां बनाता है, जो भी कार्यक्रम बनाता है, जो भी कानून बनाता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक बनाता है। उस पर बाह्य किसी शक्ति का जोर जबरदस्ती नहीं होती है। भारत किस देश के साथ दोस्ती करेगा, किस देश के साथ किस प्रकार से उसकी विदेश नीति होगी, किस देश को लेकर उसकी क्या धारणा होगी, ये सारा भारत सरकार ही तय करेगी, भारत तय करेगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इस मामले में भारत पूर्ण का स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, स्वतंत्र है। तो इसे कहते हैं संप्रभु, यानी सोवरेनिटी, सोवरेन। दूसरी प्रमुख विशेषता आती है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक। भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो शासन है वो जनता स्वयं करती है। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर शासन में जनता स्वयं भाग लेती है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन, इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन काफी दिग्गज लीडर थे, आपको पता ही है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, दैट इज नॉन एन डेमोक्रेसी। यानी कि लोग जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन की पद्धति है उसी को उन्होंने लोकतंत्र कहा था, ठीक है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के मॉडल आते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को प्रमुख दो मॉडल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर जनता शासन में स्वयं भाग नहीं लेती है। यहाँ पर जनता शासन में स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी कि जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं वहाँ की विधायिका में, पार्लियामेंट में, और जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं, जनता के मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। यानी कि जनता की आवाज़ कौन होते हैं? उनके प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव जो उनके होते हैं वो होते हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इस शासन की पद्धति को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि दुनिया की लगभग सभी देशों में जो प्रणाली चल रही है, जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, वहाँ पर ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया को इसमें मान सकते हो, ठीक है। इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जनता स्वयं शासन करती है, जनता स्वयं शासन करती है, स्वयं कानून बनाती है, स्वयं विधि बनाती है, स्वयं देश में कार्यक्रम तय करती है। इसके लिए आपको कुछ 2500 साल पहले ले चलते हैं। और आपने देखा होगा यूरोप में एथेंस हुआ, स्पार्टा हुआ, इत्यादि प्रकार के नगर राज हुआ करते थे आज के 2500 साल पहले। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। अब नगर राज छोटे हुआ करते थे, लगभग उनकी आबादी करीब मान के चलिए 1000-2000 के आसपास होती थी। तो जब भी कोई कानून बनाना होता था, कोई कार्यक्रम तय करना होता था, जैसे कि नहर निकालनी है, खेतों तक पानी पहुंचाना है, या फिर कोई चोरी डकैती बहुत होने लगी, उनके लिए कोई विधियों को निर्माण करना है, तो वहाँ पे पंच बैठते थे, हमारी भाषा में कहें तो पंच बैठते थे। और सभी जो भी एथेंस के या स्पार्टा या फिर अन्य कोई नगर राज हुआ करते थे यूनान में, तो वो सब इकट्ठे होकर बैठते थे, अपने कार्यक्रम तय कर लेते थे। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वर्तमान में बात की जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। हालांकि स्विट्जरलैंड में आप कुछ हद तक मान सकते हैं, वहाँ भी एब्सोल्यूट रूप में नहीं है, कुछ हद तक मान सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड। हालांकि यहाँ पर भी इनके प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं, जो भी उसका मसौदा तय करते हैं, वो अधिनियम बनाने से पहले पूरी जनता की राय ली जाती है। जब जनता इनमें अपनी सहमति दे देती है तो उसके बाद उसको कानून बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। भारत में क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो क्या जनता शासन में भाग ले रही है, क्या केवल इसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं? तो आंसर होगा नो। अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही है कि जहाँ पर जनता शासन में भाग ले रही है, जनता स्वयं शासन कर रही है, यही डेमोक्रेसी की परिभाषा है, तो इस आधार पर जो चाइना है वो भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पर चुनाव होते हों वहाँ पर लोकतंत्र हो। एग्जाम्पल देख सकते हो पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं है लेकिन चुनाव होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक फीचर हुआ है, जहाँ पर सबसे पहला तो यही है कि जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। दूसरा, विधि का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। ठीक है, जो वहाँ की नौकरशाही है, स्वतंत्र हो। ठीक है, खुला समाज हो, लैंगिक समानता हो। ठीक है, लैंगिक समानता हो। ठीक है, इसके अलावा जो निर्वाचन पद्धति है निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। तो ये सारे बेसिक फीचर्स होते हैं जिससे डेमोक्रेसी के जो ये बेसिक फीचर्स होते हैं कि ये काम अगर हो रहे हैं किसी स्टेट में, इन प्रावधानों के अनुरूप देश का शासन संचालित किया जा रहा है, तो हम कहेंगे वह एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक लोकतांत्रिक राज्य है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान हैं, ये मुख्य मैंने बता दिया। अगला देखते हैं तो इसमें आप आएगा गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? भारत एक गणतांत्रिक देश भी है, जिसे कहते हैं रिपब्लिक। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। संकीर्ण अर्थों में अगर आपको समझाएं, संकीर्ण अर्थों में इसको बताया जाए तो जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ का जिस भी स्टेट का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, यानी कि जिस भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ की जनता चुनती है, तो वो गणतंत्र होता है। और जहाँ पर वंश परंपरा के आधार पर राष्ट्राध्यक्ष बनता चले आते हैं, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटेन को देख सकते हैं। ब्रिटेन में महारानी थी, फिर उनके बेटा आए, फिर कोई महारानी आई, तो वंश के आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं। उसमें किसी बाहरी व्यक्ति को
महाराजा या वहाँ का जो राजा है नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ब्रिटेन में राजतंत्र अभी भी है, संवैधानिक राजतंत्र। और भारत की बात करें तो भारत में क्या है, भारत क्या है, एक रिपब्लिक है, एक गणतंत्र। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन होता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, जनता प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन में मतदान में भाग नहीं लेती है। ठीक है, अगर इसका व्यापक अर्थों में इसका अर्थ देखा जाए, व्यापक अर्थों में देखा जाए तो गणतंत्र उसे कहते हैं जहाँ के जो शासनिक और प्रशासनिक जितने भी पद हैं, शासन और प्रशासन संबंधित जितने भी पद हैं, ये सभी के लिए खुले हैं, कोई भेदभाव न हो। कोई भी व्यक्ति जाकर राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, टीएम बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कोई व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या वंश परंपरा के कोई भी भेदभाव के बिना, तो इसे कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक आपने समझा। इसके अलावा हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर स्टेट है। अब आप कहेंगे कि सर ये सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, पंथनिरपेक्ष राज्य का मतलब है क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो। राज्य स्टेट की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है और दूसरे धर्म को हतोत्साहित कर रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, तो इसे कहते हैं सेकुलर स्टेट। ठीक है, अब इसकी तुलना करें, अगर इंडिया की बात करें और पश्चिम की बात करें, ठीक है, इंडिया में क्या है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, लेकिन अगर धर्म के अंदर कोई भी गलत परंपराएं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनके माध्यम से उस वर्ग की लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तो भारत का जो स्टेट है, इंडिया है, भारत सरकार उसमें क्या करेगी, उसमें हस्तक्षेप करेगी और उसको सुधारेगी। जैसे कि साबानो का केस था 1985 का, साला बुलगल का केस था 1995 का, सायरा बानो 2017 का केस था, सबरीमाला हो या फिर कोई केस हो। ठीक है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं पश्चिम के लोग कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और राज्य सभी से तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल शब्द का मतलब क्या है, इसको समझिए। एक तो सभी समान होंगे, यहाँ पर भी समान होंगे, लेकिन हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल होगा राज्य। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर आपके धर्म में कोई गलत प्रथा को प्रैक्टिस किया जाता है, गलत प्रथा को आगे बढ़ाया जाता है, जिसके आधार पर बहुत सारे लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका जो चल रहा है वो चल रहा है, यानी कि धर्म एक पूरा अलग मामला हो जाता है और राज्य एक पूरा अलग मामला हो जाता है। तो ये होता है पश्चिम में। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में हमने संशोधन किया। संविधान की प्रस्तावना में हमने एक संशोधन किया और उसमें हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया। पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत एक सेकुलर स्टेट है। और हमने स्पष्टता कर दी, पूरे संविधान में एकदम स्पष्ट कर दिया कि भारत कैसा एक राज्य है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 1976 में ही हमारे राज्य को या हमारे देश को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया, क्या उससे पहले हमारा राज्य किसी धर्म आधारित राज्य था, क्या हिंदू राष्ट्र था, या फिर किसी एक धर्म को बढ़ावा देता था, बाकी अन्य धर्मों को हतोत्साहित करता था? तो ऐसा नहीं। भारत अपनी मूल प्रकृति में ही एक सेकुलर स्टेट था, संविधान के लागू होने से। ठीक है, वो कैसे? तो
तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके आधार पर आप स्वयं तय कर लेंगे। हम आपको प्रावधान बता देते हैं, अब उनके आधार पर स्वयं निष्कर्ष निकाल लेना कि भारत अपनी प्रकृति में सेकुलर स्टेट था या नहीं था। सबसे पहले आते हैं संविधान के कुछ भाग 3 में चलते हैं, जहाँ पे आर्टिकल 14 दिया गया। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समान सभी समान लोगों, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, उसमें एक धर्म भी आधार के रूप में शामिल किया गया, धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। दूसरा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, और प्रजाति और साथ ही साथ जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसमें धर्म भी एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। आर्टिकल 16 की बात करें, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी सभी वर्गों के लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग हैं, सिख लोगों को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं, सभी को मिलेंगी, सभी समान हैं। आर्टिकल 19 देख लो, आर्टिकल 19 सभी को बोलने का अधिकार देता है, सभी को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, सभी को व्यवसाय करने का अधिकार देता है, देश के कभी किसी भाग में भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, सब अधिकार देता है, संगठन बनाने का अधिकार देता है। इस प्रकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी धर्म को मान सकते हो, ठीक है। धार्मिक संस्थाएं अपने अपने धर्मों का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आर्टिकल 27 भी है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी एक विशेष धर्म पर कर लगाकर और उससे उगाई गई जो रकम है उसका प्रयोग किसी दूसरे धर्म को या किसी अन्य धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकती। अगर राज्य को धर्म को बढ़ावा देना है या संरक्षण देना ही है तो सभी को समान देगा, क्योंकि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म कैसे हैं, समान है। फिर आर्टिकल 29 हुआ और 30 हुआ, इसमें भी यही सब बातें की गई हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आप फिर DPS भी मान सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP की बात करें तो इसमें भी लगभग सारे आर्टिकल इसी की ओर इशारा करते हैं। उसमें एक प्रमुख आर्टिकल है आर्टिकल 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि राज्य जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा ताकि देश में एक कानून हो, एक संविधान हो, एक कानून हो, ठीक है, और सभी लोग उस कानून के दायरे में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इन प्रावधानों को आप देख सकते हो। इसके अलावा जो हमें कानून बनते हैं, कानून में भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे किसी ने क्राइम किया हो या कुछ और किया। हालांकि कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, उनमें कुछ कानूनों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ सभी मामलों में कानून के लेवल पर भी समानता पाई जाएगी, ठीक है, ओके। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता अगर हम बताएं तो इसमें देखा जाए कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन के बीच में एक अद्भुत समन्वय स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। इसको हम थोड़ा नीचे करके समझते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन के बीच में क्या है, समन्वय बनाता है। और इसका मतलब क्या है? अगर बात की जाए तो संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक वो संविधान जो कठोर होता है, जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, बड़ी कठोर प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा तब जाकर हम संशोधन कर पाएंगे। और दूसरा होता है साधारण, जिसमें संशोधन करना है तो बड़ी साधारण तरीके से किया जा सकता है। कठोर की बात करें जिसके प्रावधानों में संशोधन करना बहुत कठिन हो, जैसे हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो हमें आर्टिकल 368 में उपबंध प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि आप सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही साथ उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब आपका ये प्रपोजल पास हो पाएगा।
यानी कि जो सदन है उसका बहुमत हो, साथ ही साथ जो उपस्थित हो और जो मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 भाग हो, तब जाकर आपका ये प्रस्ताव पारित हो पाएगा, संशोधन हो पाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित हो, ठीक है, शक्तियों का जो बंटवारा होता है केंद्र राज्य में, इससे संबंधित कोई विषय हो, ठीक है, आपका जीएसटी का विषय हो, इत्यादि सारे विषय इसी में होते हैं। और लचीलेपन का मतलब होता है कि आप कानून में साधारण तरीके से संशोधन कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी कि आप गए, जितने भी सदस्य हुए उनका बहुमत आपके पक्ष में होना चाहिए। तो आपने जैसे नागरिकता के संबंध में संशोधन कर लिया, आपने जो आर्टिकल 3 के तहत जो राज्यों का निर्माण करना होता है, राज्यों का नाम बदलना होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नवीन राज्य का निर्माण करना होता है, ये आप साधारण संशोधन द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ना तो अपना संविधान बहुत कठोर रखा, ना ही संविधान बहुत लचीला रखा, क्योंकि अगर हम कठोर रखते तो उसमें समय के साथ परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती, तो संविधान अपने आप में जड़ हो जाता है, समाज को आगे नहीं ले जा पाता, हमारे जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती। और अगर हम संविधान को लचीला रखते तो कोई भी तानाशाह सरकार आती और इसको अपने हाथ की कठपुतली बना लेती और देश को एक अंधेरे की खाई में ढकेल देती। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, उनको हमने कठोर प्रोसेस के तहत संशोधन में रखा, और जो सामान्य प्रकृति के प्रावधान हैं उनको हमने लचीला रख दिया ताकि इन्हें आसानी से संशोधन किया जा सके। तो हमने क्या किया, हमने ना तो यूएसए की भांति बहुत कठोर प्रक्रिया का पालन किया, ठीक है, क्योंकि यूएसए के संविधान बहुत ही कठोरता पाई जाती है, बहुत कठोर प्रोसेस का अनुपालन किया जाता है, तब जाकर के उसमें संशोधन हो पाता है। और ना ही हमने यूनाइटेड किंगडम की तरह यानी ब्रिटेन की तरह संविधान बहुत लचीला बनाया। ब्रिटेन के संविधान में बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, यहाँ पर संशोधन करने में एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर हो पाता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 200 वर्षों का संविधान हो गया अमेरिका का, लगभग 7 से 8 संशोधन हुए अभी तक। भाई भारत की बात करें तो भारत में 105 से 106 लगभग संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हम कुछ अन्य विशेषताओं के विषय में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं आपका संसदीय प्रणाली हमने क्यों अपनाई, हमने शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई है, और संसदीय प्रणाली का मूल विशेषता क्या होती है, हमने शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई है, और संसदीय प्रणाली की जो मूल विशेषता होती है वो होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता की कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका यानी कि सरकार, एग्जीक्यूटिव तभी तक रह सकती है जब तक कि उसका पार्लियामेंट में भरोसा कायम है, और जिस दिन पार्लियामेंट का, संसद का यानी विधायिका का सरकार से विश्वास टूटा, वो दिन सरकार के लिए आखिरी दिन होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मंत्री जो होते हैं कार्यपालिका के माध्यम से अपनी सरकार चलाते हैं, और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, हालांकि राज्य का प्रमुख यहाँ होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस बात को विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला हमने क्या किया, हमने किया कि संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में हमने समन्वय किया है। ठीक है, अब ये क्या है, संसदीय सर्वोच्चता का मतलब ये है कि संसद ने कोई विधि बना दी तो वो अपने आप में सर्वोच्च है और उसको कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता है इसमें। ठीक, जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, अगर संसद ने कोई विधि बना दी है, कोई कानून बना दिया है, तो वहाँ की न्यायपालिका भी उसको खारिज नहीं कर सकती, भले वो कानून
असंवैधानिक हो, अवैध हो, अनुचित हो, ठीक ना हो, लेकिन वो उसको खारिज नहीं कर सकती है। हालांकि उसका काम सिर्फ यही होता है, वहाँ का जो न्यायपालिका है ना बेटा जी, उसका काम सिर्फ ये होता है कि आपने जो कानून बनाया है उसमें आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया है जो प्रोसेस बताई गई है, ठीक है, केवल इतना देखती है सब। और कानून अब अच्छा है बुरा है डजंट मैटर, कुछ नहीं कर सकती। तो इसे कहते हैं संसदीय संप्रभुता, यानी संसद ही सब कुछ है। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि वह आदमी को औरत और औरत को आदमी ही नहीं बना सकती है, उसके अलावा सब कुछ कर सकती है। और न्यायिक सर्वोच्चता की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका ने जो कह दिया वही संविधान है, वही सही है, इतनी पावरफुल। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। यहाँ इंडिया बैठता है, हमने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। हमने क्या, संसद तो होगी लेकिन संप्रभु नहीं होगी, न्यायपालिका होगी लेकिन सर्वोच्च नहीं होगी। यानी कि संसद अगर कोई कानून बना रही है तो न्यायपालिका क्या करती है, उसकी समीक्षा करती है हमारे यहाँ पर। और अगर वो पाती है कि जो हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए उनके अनुरूप नहीं है, उनको विरुद्ध है, उनका उल्लंघन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद के इस प्रकार के संशोधन को खारिज कर देती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। साथ ही साथ न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि कोई भी विधि को खारिज कर देगी। अगर इन्होंने एक विधि बनाई है जो संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप है तो न्यायपालिका उसको खारिज नहीं कर सकती। और साथ ही साथ संसद न्यायपालिका के लिए भी विधि बना सकती है। तो हमने इन दोनों को बैलेंस करने का कार्य किया, ठीक है। अगली अगर हम इसमें विशेषता देखें तो विशेषता इसी प्रकार देख सकते हैं, संघीय शासन और व्यस्त मताधिकार। संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अब संघीय शासन का मतलब क्या होता है पूछेंगे। संघीय शासन, संघीय शासन मूल विशेषता यह है कि जहाँ पर दोहरी सरकार हो, एक केंद्र हो और एक राज्य हो। लेमेंटल में ये समझते हैं कि संघ क्या है, संघ हुआ है जहाँ पर एक केंद्र हो और उसकी इकाइयाँ यानी कि राज्य हो, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 को देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो इस बात को ये कहता है। साथ ही साथ अब ये देख, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश को संघीय शासन प्रणाली उसमें है या नहीं है, उसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं। अगर वो प्रावधान है तो आप समझ सकते हैं संघीय प्रावधान है। तो जैसे कि पहला हुआ दोहरी सरकार होनी चाहिए, दोहरी सरकार होनी चाहिए। साथ ही साथ एक लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी कि दोहरी सरकार है, एक केंद्र है, एक राज्य है, लिखित संविधान है अपने आप में, और संविधान लिखे तो कैसा है, कठोर है, और साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान की ही मानी जाएगी, और स्वतंत्र न्यायपालिका है जो उसको व्याख्या करती रहती है। अगर ये सारी मूलभूत विशेषताएं हैं तो इसे हम कहेंगे इस शासन की कौन सी प्रणाली है, संघीय प्रणाली। आप देखिएगा हमारे संविधान में ये सारे प्रावधान पाए जाते हैं। हमारे यहाँ दोहरी सरकार भी है, एक लिखित संविधान भी है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, कठोर भी प्रावधान है और लचीले भी प्रावधान है, साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो संविधान में एक और विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है व्यस्त मताधिकार। व्यस्त मताधिकार, व्यस्त मताधिकार, ठीक है। इसमें आप दो आर्टिकल देखिए, एक है आर्टिकल 325 और एक है आर्टिकल 326। यूनिवर्सल, ये एक एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट
फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है जो आर्टिकल 325 को कहता है कि भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। अब वो उसका धर्म चाहे कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, मजहब कोई, संप्रदाय कुछ भी हो, वर्ग कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, यानी कि धर्म के आधार पर, लिंग, जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई पढ़ा लिखा है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और कोई बहुत निर्धन है, तो इनमें से किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उनको वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक। और दूसरा है वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वो वोट दे सकता है। किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है। हालांकि मूल संविधान में 21 वर्ष के होने पर आपको वयस्क माना जाता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है 1988 में, जो कि 1989 में लागू होता है। इन दो डेट को विशेष तौर पर याद रखना कि 61वां संशोधन है 1988 में होता है, 1989 में लागू होता है। बहुत कन्फ्यूजन होती है 1988 1989 को लेकर। ठीक है। उसके बाद में जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है, यानी कि 3 वर्ष की आयु कम कर दी गई है। ठीक। इसके अलावा अगर विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों एवं जो मौलिक कर्तव्य इनका एक अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ DPSP की बात कर सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है और एक कल्याणकारी राज्य है। तो हम मुख्य तौर पे दो विशेषताओं पर बात और करेंगे। भारत एक क्या है? कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट। इसको समझने से पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जो उदारवादियों का प्रथम चरण है, जिसे शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, काफ़ी वर्ष पहले चला। तो वो उनमें प्रमुख विचारक आते हैं जॉन लॉक हुए, जेरमी बेंथम हुए, ये लोग आते। तो जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट को केवल एक प्रहरी टाइप का होना चाहिए, यानी कि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। स्टेट को केवल 2 काम करने चाहिए। कौन कौन? उन्होंने कहा राज्य को कैसा होना चाहिए, यानी कि स्टेट को, यानी कि सरकार को। उन्होंने कहा कि ये देश की सीमाओं की रक्षा करे, पहला काम, यानी कि आर्मी होनी चाहिए, पहला काम। दूसरा, देश के जो आंतरिक भाग हैं उनकी रक्षा करे, यानी कि पुलिस होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ जो समझौते होते हैं उनकी सुरक्षा करे, कॉन्ट्रैक्ट, मजदूरों और जो पूंजीवादी वर्ग है। तो जो उदारवादी लोग हैं ये मानते थे कि स्टेट को केवल 3 काम करने चाहिए। पहला, देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा, देश के आंतरिक भावों की सुरक्षा करनी चाहिए। और तीसरा, जो कि अंतम जो संधियाँ होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको बचा कर रखना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। और किसके बीच में? तो मजदूर हैं या मालिक वर्ग है। अगर मार्क्सवादी भाषा में बात की जाए, जो बुर्जुआ हैं और सर्वाहारी हैं, इनके बीच में। ठीक है। तो इनमें प्रमुख विचारक की बात करें तो आते हैं आपकी जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, ये लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इसके बाद में बात आगे बढ़ती है तो आते हैं J.S. मिल। J.S. मिल कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट, यानी कि स्टेट जो मूलभूत काम जो कर रहा है, सीमाओं की सुरक्षा, यानी कि आर्मी की बात हो, पुलिस हो, कॉन्ट्रैक्ट है, ये काम तो करे ही। इसके साथ स्टेट को कुछ और काम करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? जो वंचित वर्ग हैं उनके विकास के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। उनको जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। जैसे उनको स्वास्थ्य देना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको विकास के अवसर देने चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। ठीक है। उनको सोशल प्रोटेक्शन होती है, जैसे पेंशन कहते हैं, वो होना चाहिए।
तो चेस मिल वेलफेयर स्टेट को लेके आए। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, जो अपने वंचित वर्गों को भी सहायता देता है। इसके अलावा बात की जाए तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें ना, तो भारत में न्यायपालिका की बात करें तो सब न्यायपालिका कुछ इस प्रकार से है भारत में। टॉप पे आपका सर्वोच्च न्यायालय, फिर आ जाएगा आपका उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे आ जाएंगे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबसे शीर्ष पर आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो एक एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि पहले ये मामले देखेंगे तो ये मामले जो होंगे ये सभी मामले देख लेंगे, तो ये हैं जो पूरे देश के मामले देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था है, एकीकृत व्यवस्था है। तो भारत में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। राइट, बातें समझ में आ रही? भारत में एक स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, वहां पे कैसी न्यायपालिका है? संघीय न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य हैं, एक तरफ राज्य है और एक तरफ आपका संघ है, जिसे हम केंद्र कहते हैं अपने यहाँ। तो राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट अलग होते हैं, जितने भी 50 राज्य हैं अमेरिका में, 50 राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट 50 हैं, और संघ का अपना सुप्रीम कोर्ट अलग है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट जो राज्यों के हैं, तो राज्य से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, या फिर हमारे संविधान की भाषा में बात की गई राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, उन मामलों को निपटाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, उन मामलों को ये देखते हैं। और संघ से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी विवाद के इशू होते हैं, उनको देखता है ये संघीय जो न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, ये देखता है। ठीक है, जबकि भारत में क्या है, हाई कोर्ट एक राज्य का देखता है और सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है, आप हमारे यहाँ क्या है, यूनियन सिस्टम। ठीक है, तो भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब आप कहेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, आपने बोल तो दिया, लेकिन आपके कहने से भरोसा कैसे करें कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है? तो इसके लिए संविधान में प्रावधान कुछ किए गए हैं, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है, संघीय नहीं है, एकीकृत है। ठीक है, अब स्वतंत्र कैसे है, इसके कुछ प्रावधान हम बताते हैं। पहला, हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इनको इनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत कठोर है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यानी हायर जुडिशरी, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं, इन लोगों के जजों को इनके पद से हटाने की बहुत कठोर प्रक्रिया है। इवन इतनी कठोर है कि आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका। जिस प्रकार से महाभियोग प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत, ठीक उसी प्रकार इनके लिए कार्य के दौरान इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनका जो वेतन होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका मतलब है कि संसद में इनके वेतन से संबंधित मुद्दे नहीं उठाए जा सकते, ना उन पर चर्चा की जा सकती है, ना उन पर मतदान किया जा सकता है। ठीक है, मतदान नहीं किया जा सकता है। ठीक,
विशेष तौर पर। तो ये भारत की संसद में भी भारत है, कोई अलाभकारी बर्तन नहीं कर सकते, यानी कि घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो वेतन को, पद से आसानी से नहीं हटा सकते हो। इसके अलावा इनके जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी उनकी नियुक्ति कोर्ट स्वयं करते हैं, उनकी नियुक्ति कोर्ट स्वयं करते हैं। तो ये उनको आज़ादी है, स्वायत्ता है। इसके अलावा जो अवमानना होती है, अवमानना, इसकी शक्ति से इनको मंडित किया गया है। यानी कि अगर इस कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, अपना निर्णय दिया है, फैसला सुनाया है, और कोई यदि कोर्ट की अवमानना करे, अवमानना का मतलब है कि न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके व्यक्तिगत चरित्र पर कोई उंगली उठाई जाए, उनके निर्णयों को ना माना जाए, तो वो उसको दंडित कर सकते हैं। कोर्ट को अधिकार दिया गया, आप स्वयं उनको दंडित कर सकते हो। तो इनको अवमानना की शक्ति दी गई है। इसके बाद में 1971 में संसद ने एक एक्ट भी बना दिया है संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा की बात की जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान की जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा उसका पार्ट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की कुछ मूलभूत आत्मा है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो जो मूल आत्मा है उसके साथ विधायिका या पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, ठीक है। उनमें संशोधन नहीं कर सकती, उनको ना हटा सकती है, ना घटा सकती है, ना ही जोड़ सकती है, ठीक है। और जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगी, विधायिका भी नहीं करेगी, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसको अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो इस सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। तो ये भी पावर इसके पास। कहने का मतलब है कि इन सब तरीकों, इन सब प्रावधानों के माध्यम से न्यायपालिका को एक स्वतंत्र बनाने का कार्य किया गया, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, भेदभाव रहित होकर सभी के साथ न्याय कर सके, ठीक है, सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके, जो संघीय प्रावधान है उनकी रक्षा कर सके, संघ को बनाए रखे, संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने एक काफ़ी प्रयास किया कि आपको बातें अच्छे ढंग से आपको समझा दी जाए। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।